हेलो एंड मोस्ट वेलकम एक बार फिर से आप लोगों का। लेक्चर नंबर 1 हो चुका है, 2 हो चुका है, 3 लेक्चर जो था उसमें 3A और 3B दो पार्ट्स में आया था और आज मैं लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर 4। अपना लेसन चल रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, लेक्चर नंबर 4 है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का। आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक में एक्चुअली हम लोग मेल के बारे में, मेल पार्ट्स फ्लावर का, उसके बारे में सब चीज़ पढ़ चुके थे। हम लोग देख चुके थे कि मेल गैमिट्स कैसे बना था। तो अभी कुछ NCERT का कुछ पार्ट्स है जो कि पॉइंट ऑफ व्यू से जानना ज़रूरी है और उस पॉइंट्स को, NCERT के पॉइंट्स को हम बोर्ड पे अभी लिख दिए हैं पॉलन ग्रेन के बारे में। तो पॉलन ग्रेन के बारे में पहला पॉइंट जो हम लिखे हैं, pollen grains of many species cause allergy and bronchial affliction। मतलब pollen grain जो होता है, बहुत सारे स्पेसीज का pollen grain वो एलर्जी काउज करता है, उसकी वजह से एलर्जी होती है जो कि एक डिजीज है, एलर्जी होती है, या फिर ब्रोंचियल एफ्लिक्शन होता है, या लंग से रिलेटेड डिजीज होता है। इट ऑल्सो काउज मेनी रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर काउज करता है जैसे अस्थमा एंड ब्रोंचिटिस। ये दोनों का दोनों लंग से रिलेटेड डिजीज है, यानी कि पॉलन ग्रेन के कारण, ये दोनों पॉइंट यही कहना चाह रहा है कि पॉलन ग्रेन के कारण डिजीज होता है जो कि लंग से रिलेटेड होता है। ठीक है। तीसरा, पार्थेनियम या कैरोट ग्राफ्स काउज पॉलन एनर्जी। पार्थेनियम, इसी का कॉमन नाम है कैरोट ग्रास, ये पॉलन एनर्जी काउज करता है। एक बात याद रखिएगा, ये जो प्लांट है पार्थेनियम, इसका कॉमन नाम है कैरोट ग्रास। ये एक वीड्स है, वीड्स मतलब खरपतवार है। ये इंडिया का अपना प्लांट्स नहीं है, ये इंडिया में बाहर से आया है। जब वीट का प्लांट को इंडिया में लाया गया था, हाइब्रिड वीट को, तो उसके साथ इंडिया में ये पार्थेनियम आ गया था। ये प्लांट पार्थेनियम, इंपॉर्टेंट बात याद रखना, पार्थेनियम प्लांट जो है इंडिया में बाहर से आया हुआ प्लांट है। और किस प्लांट के साथ आया था? तो वीट के प्लांट के साथ आ गया था। इस चीज को याद रखना। तो पार्थेनियम एक प्लांट है जिसको कॉमनली हम लोग कैरोट ग्रास कहते हैं। ये पॉलन एनर्जी काउज करता है। ये सब NCERT का पॉइंट, इसलिए इसको हम लिखते रहे। फिर अगला पॉइंट है, पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, मतलब पॉलन ग्रेन में न्यूट्रिएंट भरा रहता है। पॉलन टैबलेट्स आर यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट्स, यानी कि बहुत सारे कंट्री में पॉलन से पॉलन टैबलेट बनाया जाता है जिसको फूड सप्लीमेंट में यूज किया जाता है। इन वेस्टर्न कंट्री, पश्चिमी देशों में, pollen products are present in the form of tablet and syrup। मतलब पश्चिमी देशों में, इंग्लैंड वगैरह में क्या होता है कि पॉलन का टैबलेट बनता है और पॉलन का सिरप बनता है, उसका लोग यूज करता है। नेक्स्ट पॉइंट, pollens are used to increase the performance of athletes and race horses। जो एथलीट, जो दौड़ने वाला होता है या दौड़ने वाला रेस, घोड़ा, जो घोड़ा दौड़ता है, उस घोड़े को के परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए पॉलन का यूज होता है, टैबलेट या सिरप का यूज होता है। नेक्स्ट है पॉलन विएबिलिटी, मतलब पॉलन कितना समय तक जिंदा रह सकता है, सरवाइव कर सकता है। राइस और व्हीट का अगर पॉलन ग्रेन उसके प्लांट से निकला तो 30 मिनट तक रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। 30 मिनट तक वो पॉलन सरवाइव करेगा। उस 30 मिनट में उसको अगर स्टिग्मा पे लैंडिंग हो गया तो उसके बाद वो अपना परफॉर्मेंस करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा। लेकिन 30 मिनट अगर इधर उधर रहा तो फिर वो डेड कर जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन कुछ कुछ प्लांट्स में महीनों तक ये सरवाइव करता है, जैसे कि रोजेसी फैमिली का, लेगुमिनेसी फैमिली, दाल वाला फैमिली, सोलानेसी, SO है, सोलानेसी फैमिली, आलू और बैंगन का फैमिली जो है, इसमें लेगुमिनेसी में, दाल वाले में, रोजेसी में, रोज वाले में, ये सब में पॉलन ग्रेन जो है मंथ तक, कई महीनों तक सरवाइव करता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा पॉइंट जो है, ये एक तरह से समझिए तो NCERT का पॉइंट था, इसको लिखना जरूरी था, इसलिए इसको हम लोग लिखा दिया। पहले से ही लिख के रखे थे, आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए। पॉलन ग्रेन कॉज करता है एलर्जी और ब्रोंचियल एफ्लिक्शन, डिजीज है। मेनी रिस्पायरेटरी डिजीज कॉज करता है जैसे अस्थमा और ब्रोंचिटिस। फिर कह रहा है कि पार्थेनियम एक वीड है जो कि पॉलन एनर्जी काउज करता है। ये पार्थेनियम इंडिया में वीट के प्लांट के साथ दूसरे देश से आया है। पॉलन ग्रेन में न्यूट्रिएंट्स भरा रहता है, रिच न्यूट्रिएंट्स होता है।
पॉलन टैबलेट और पॉलन सिरप का लोग यूज करता है। कहाँ कहाँ एथलीट इसका यूज करता है और इसका रेस हॉर्सेस यूज करता है अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। पॉलन वेरिएबिलिटी में किसी का 30 मिनट होता है, किसी का महीनों होता है, डिपेंड करता है प्लांट पे। तो ये पूरा का पूरा पॉइंट अपना एनसीईआरटी का था, इसको हम लोग क्लियर किया, ठीक है ना। अब आगे बढ़ रहे हैं इसी की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट, इसको आप लोग आराम से नोट कर लीजिएगा, सबको आप लोग का नोट्स बनता जा रहा है। क्वेश्चन आंसर आप लोग ट्राई कर रहे हैं, तो क्वेश्चन आंसर आप लोग ट्राई करिए, क्वेश्चन आंसर आप लोग से बनना शुरू हो जाएगा। आज हम एक न्यूमेरिकल भी आप लोगों से करवाएंगे, फिलहाल इसको हम लोग हटा दे रहे हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। और इसी में एक पॉइंट्स और है, आज का पूरा क्लास जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड ही है, ठीक है। वैसे पूरा क्लास तो एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है, लेकिन आज पॉइंट्स एनसीईआरटी से ही लिया गया है। और आज हम लोग का मेल पार्ट्स खत्म हो रहा है और आज से ही हम लोग फीमेल पार्ट्स भी शुरू कर रहे हैं, ठीक है। एक पॉइंट है कि पॉलेन्स आर स्टोर्ड इन पॉलन बैंक। पॉलन को स्टोर किया जाता है पॉलन बैंक में। पॉलेन्स आर स्टोर्ड इन पॉलन बैंक फॉर मेनी ईयर्स in liquid nitrogen at -196 डिग्री सेल्सियस। ये पॉइंट आगे भी आएगा जब हम लोग एनिमल ब्रीडिंग पढ़ेंगे तब। ये जो प्रोसेस होता है जिसमें किसी चीज को स्टोर करके रखा जाता है -196 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड नाइट्रोजन में, इसके लिए एक वर्ड होता है जिसको कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। आप लोग पढ़े होइएगा, बिहार बोर्ड वाले पढ़े होंगे, कृत्रिम वीर सेचन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। सीमेन को स्टोर करके रखा जाता है, स्पर्म को स्टोर करके रखा जाता है, बाहर के देश से उसको स्टोर करके लाया जाता है और यहाँ इंडियन काउ में ब्रीड किया गया या इंडियन कोई एनिमल में ब्रीड किया गया, उससे न्यू वैरायटी आया। तो यही प्रोसेस है क्रायो प्रिजर्वेशन। तो अभी बस इतना जान लेना है कि पॉलन को पॉलन बैंक में स्टोर किया जाता है कितने डिग्री सेल्सियस पे, -196 डिग्री सेल्सियस पे। और क्या चीज में, तो लिक्विड नाइट्रोजन में। तो ये हम लोगों का पॉलन वाला पार्ट्स खत्म हुआ और हम लोग का मेल पार्ट्स भी इसी के साथ ही खत्म हो गया। अब मेल पार्ट्स खत्म हो गया, सब चीज हम लोग पढ़े मेल पार्ट्स में। मेल गैमेटोफाइट कैसे बना, मेल गैमेट्स कैसे बना, हम लोग ये भी जाने। हम लोग एंथर के बारे में जाने, हम लोग पॉलन चैम्बर के बारे में जाने, माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में जाने, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में जाने और मेल गैमेट्स कैसे बना ये जाने। और आज हम लोग पॉलन ग्रेन के बारे में भी जान गए। इसी के साथ ही मेल पार्ट्स खत्म। लेकिन एक न्यूमेरिकल हम दे रहे हैं मेल पार्ट्स से रिलेटेड, और ये आप लोग देखिए, पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं है, कई बार पूछे हुआ है। क्वेश्चन को समझिएगा और खुद से बनाने की कोशिश करिएगा तो बन जाएगा। क्वेश्चन है, टू प्रोड्यूस 8 मेल गैमेट्स male gametes from one single microspore mother cell. From one single microspore मदर सेल। एक सिंगल माइक्रोस्पोर मदर सेल से, एक सिंगल माइक्रोस्पोर मदर सेल से 8 मेल गैमेट बनने के लिए हाउ मेनी डिवीजन अकर्स, कितने डिवीजन होंगे? सोच के बनाए तो 8 मेल गैमेट बनाना है एक सिंगल माइक्रोस्पोर मदर सेल से, तो कितना डिवीजन कुल होगा? क्वेश्चन ये पूछ रहा है।
मेल गैमेट कितना बनाना है? 8। किससे बनाना है? एक सिंगल माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो लेट अस सपोज दैट माइक्रोस्पोर मदर सेल, शॉर्ट में हम लिखे हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होता है 2n, ठीक है, सिंगल है, अकेला है ये सेल, चलिए ठीक है। अब इस सेल से 8 मेल गैमेट बनने में कितना डिवीजन होगा? तो सबसे पहले बात हम लोग जो पढ़े हैं अब तक कि माइक्रोस्पोर मदर सेल में सबसे पहले होता है मियोसिस। मियोसिस होता है तो 4 माइक्रोस्पोर बनता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है, पढ़ा हुआ चीज है, यानी कि माइक्रोस्पोर बना, मेल गैमेट भी नहीं बनाया, 4 माइक्रोस्पोर बना। अब एक माइक्रोस्पोर के ऊपर हम क्या देख रहे हैं कि उसके ऊपर स्पोरोपोलेनिन आया और ये पोलन ग्रेन की तरह बना, ठीक है, एक्साइन और इंटाइन बना, ये भी हम लोग देखें। अब यहां फर्स्ट माइटोसिस होता है, याद होगा आप लोगों को, जब फर्स्ट माइटोसिस होता है तो ये 2 सेल में बंटता है, छोटा सेल और बड़ा सेल, यानी कि 2 सेल बना, अभी तक मेल गैमेट नहीं बना। अब सेकंड माइटोसिस होगा, ये जेनरेटिव सेल है, ये वेजिटेटिव सेल है, पढ़ा हुआ चीज है, जेनरेटिव सेल एंड वेजिटेटिव सेल। सेकंड माइटोसिस होगा, सेकंड माइटोसिस। तो सेकंड माइटोसिस में क्या हो रहा है कि जो जेनरेटिव सेल है वो 2 मेल गैमेट बना रहा है और वेजिटेटिव सेल इसी तरह रह रहा है, धीरे धीरे वेजिटेटिव सेल जो है वो गायब हो जाता है। कितना मेल गैमेट बना? 2 मेल गैमेट बना सेकंड माइटोसिस के बाद। यानी कि हम देख रहे हैं कि एक माइक्रोस्पोर, ये जो बना है ये माइक्रोस्पोर बना है, एक माइक्रोस्पोर 2 मेल गैमेट बना रहा है, क्या डिवीजन? 1 और 1, 2 डिवीजन लेकर के। उसी तरह ये वाला माइक्रोस्पोर भी जो है ये भी फर्स्ट माइटोसिस करेगा, इसी तरह कर करके यहाँ भी 2 मेल गैमेट बनेगा, यहाँ भी 2 मेल गैमेट बनाएगा, ये भी 2 मेल गैमेट बनाएगा, यानी कि 2 चौके 8 मेल गैमेट बन गया, 2 2 4 2 6 2 8 मेल गैमेट बना अपना। इस मेल गैमेट बनने में कितना डिवीजन हुआ? 1 और 1, 2 डिवीजन। तो जैसे ये 2 डिवीजन करके 2 मेल गैमेट बनाया, वैसे ही ये 2 डिवीजन करके 2 मेल गैमेट बनाएगा, यहाँ भी 2 डिवीजन होगा तो 2 मेल गैमेट बनेगा, यहाँ भी 2 डिवीजन होगा तो 2 मेल गैमेट बनेगा, यानी कि टोटल डिवीजन इसमें 2, इसमें 2 डिवीजन, इसमें 2 डिवीजन, यहाँ 1 और 1, 2 डिवीजन, यहाँ 2 डिवीजन, यहाँ 2, यहाँ 2, यानी कि टोटल कितना डिवीजन हो रहा है? 8 मेल गैमेट बनने के लिए 8 डिवीजन ये, और सबसे पहले एक डिवीजन मियोसिस हुआ था, लोग 8 आंसर लिख देता है, मियोसिस को भूल जाता है। तो पहला डिवीजन मियोसिस 1 और 2 2 2 2 8, 8 है, कितना हुआ? 9 डिवीजन। इसका आंसर कितना होगा? आंसर में होगा 9। कितना अच्छा क्वेश्चन है। एक सिंगल माइक्रोस्पोर मदर सेल 8 मेल गैमेट बनाने के लिए कितना डिवीजन करेगा? 9। क्लियर? चलिए अब मेल पार्ट हम लोगों का आज खत्म हुआ। यहाँ पे फीमेल पार्ट्स आज से शुरू करेंगे, थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन दे देंगे, नेक्स्ट क्लास में फीमेल पार्ट्स को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसको हम लोग हटा दे रहे हैं, क्लियर हुआ ना? 2 यहाँ डिवीजन, उसी तरह 2 2 2, यानी कि 8 डिवीजन ये, एक मियोसिस, 8 है, 9 डिवीजन। दैट्स ऑल। अब हम लोग पढ़ेंगे फीमेल पार्ट्स, जो कि होता है गायनोसियम। इट इज फीमेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ये फ्लावर का फीमेल पार्ट्स है। यूनिट इसका होता है, इसके इकाई को, गायनोसियम की यूनिट को हम लोग कहते हैं कार्पेल, या इसी को कहते हैं पिस्टिल। या तो लोग कार्पेल कहते हैं या फिर इसको पिस्टिल कहते हैं।
ये फीमेल पार्ट गायनोसियम है। गायनोसियम की यूनिट को या तो कार्पेल कहेंगे या फिर पिस्टिल कहेंगे। ये एक स्ट्रक्चर बनाने में कार्पेल का, इस तरह से ये वाला पार्ट अपना है ओवरी, नीचे का स्वॉलिंग पार्ट जो थैलेमस से जुड़ा रहता है, ये पार्ट से स्टाइल, और ये है स्टिग्मा। तीन मेन पार्ट्स होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। पोलन ग्रेन जो आएगा वो आके स्टिग्मा पे लैंड करेगा, लैंडिंग पार्ट यही है। पोलन ग्रेन लैंड कहाँ करेगा, आके गिरेगा कहाँ, स्टिग्मा पे ही गिरेगा। तो तीन पार्ट है इसमें, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है, इसको नोट्स करिए। एनसीईआरटी में दो वर्ड है, एक मोनोकार्पेलरी और एक मल्टी कार्पेलरी। दोनों को डील कर रहे हैं, सिंपल सा है। मोनो कार्पेलरी, दूसरा है मल्टी कार्पेलरी। मोनोकार्पेलरी, मोनोकार्पेलरी कहने का मतलब कि अगर कोई ऐसा फ्लावर है जिसमें एक ही गायनोसियम है, यानी कि एक ही कार्पेल है, सिंगल कार्पेल है, यानी कि सिंगल कार्पेल, तो उसको कहेंगे मोनोकार्पेलरी। और एक से ज्यादा कार्पेल है, मेनी कार्पेल, तो उसको कहेंगे मल्टी कार्पेलरी। सिंपल है। अगर एक कार्पेल है किसी फ्लावर में तो मोनोकार्पेलरी फ्लावर, उसी फ्लावर में कई सारा कार्पेल है, कई सारा पिस्टिल है, तो उसको कहेंगे मल्टी कार्पेलरी। याद रखना, कार्पेल का ही दूसरा नाम पिस्टिल है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स हो गया। उसका दो पॉइंट्स और है, एक है सिनकार्पस, 11th में पढ़े हो ये सब चीज तुम लोग, सिनकार्पस, और दूसरा है एपोकार्पस। ये भी पढ़ा है। जब कार्पेल सब जो है वो आपस में फ्यूज होगा, जब कार्पेल सब आपस में फ्यूज होगा, मान लो कि तीन कार्पेल है, एक, दो, तीन, तीन कार्पेल है, तीनों आपस में फ्यूज है, मिला हुआ है, फ्यूज है, फ्यूज टुगेदर, तो उसको हम कहेंगे सिनकार्पस, यानी कि कार्पेल्स आर फ्यूज्ड। लेकिन सब कार्पेल जो है फ्री है, अलग अलग है, तो उसको कहेंगे एपोकार्पस, कार्पेल्स आर फ्री। ये जो सिनकार्पस या एपोकार्पस अपने को देखने को मिलेगा, ये मल्टी कार्पेल में ही मिलेगा। जो मोनोकार्पेल ही रहेगा उसमें तो ये सवाल ही नहीं होता, क्योंकि एक ही कार्पेल है। मान लो किसी फ्लावर में चार कार्पेल है और चारों कार्पेल आपस में फ्यूज है, चारों का चारों कार्पेल आपस में, चारों का चारों पिस्टिल आपस में फ्यूज है, तो उसको हम कहेंगे सिनकार्पस फ्लावर। जिसमें देखेंगे कि चारों आपस में फ्री है, कोई आपस में जुड़ा हुआ नहीं है, तो उसको कहेंगे एपोकार्पस। ठीक है, नेक्स्ट। स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी। A typical carpel has three parts: stigma, style and ovary. एक टिपिकल कार्पेल के पास तीन पार्ट्स होता है, स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है और ओवरी होता है। स्टिग्मा, it is the upper parts of pistil। ये पिस्टिल का अपर पार्ट है, सबसे ऊपर वाला पार्ट है, जहां या which is the landing of pollen grain।
ये पॉलन ग्रेन का लैंडिंग पार्ट से, मतलब पॉलन ग्रेन जो उड़ के आएगा वो स्टिग्मा पे ही गिरेगा, ठीक है, और तब यहाँ से ये जर्मिनेट करके नीचे की तरफ जाता है, पॉलन ट्यूब वगैरह बनता है, वो हम लोग जानते हैं। तो स्टिग्मा के बारे में इतना। दूसरा स्टाइल। स्टाइल ये क्या है? इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जहां से पॉलन ट्यूब गुजरता है। पॉलन ट्यूब यहीं से गुजरता है आगे की तरफ। जो पॉलन ट्यूब बना था इसमें 2 मेल गैमीट रहता है, इधर से ही आगे जाता है, ठीक है ना। और तीसरा है ओवरी। इट इज बेसल, सबसे नीचे है सोलन पार्ट। सोलन पार्ट इट इज बेसल। बेसल मतलब नीचे, सोलन पार्ट मतलब फूला हुआ पार्ट ऑफ पिस्टिल। ये ओवरी जो है फूला हुआ पार्ट और बेसल पार्ट है पिस्टिल का, और इसी ओवरी के अंदर ओव्यूल पाया जाता है। वेयर ओव्यूल इज प्रेजेंट। अपना कहानी इसी ओव्यूल से आगे चलेगा जिसमें ओव्यूल पाया जाता है। नेक्स्ट क्लास का कहानी जो हम लोगों का इस ओव्यूल से आगे की तरफ चलेगा, जिसके अंदर फीमेल गैमेट्स बनेगा। कैसे बनेगा वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।